सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को नॉर्मल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करा दिया था। अब अपना काम क्या बनता है कि हम टेंशन को पढ़ें और फिर आगे का सिलेबस को आगे देखते हैं। ठीक है, टेंशन कब समझ में आती है बच्चों? आप इमेजिन करिए कि कोई एक रिजिड सपोर्ट है हमारे पास। ये राइट साइड में देखो, एक रिजिड सपोर्ट है और इससे हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग बना हुआ है बच्चों। इस तरह से एक स्ट्रिंग मैंने पकड़ रखा हुआ है। अगर मैं अपने हैंड से इस स्ट्रिंग को पुल करता हूँ बच्चों, क्या करता हूँ, इसको पुल करता हूँ, तो मैंने एक फोर्स लगाया, है ना? थिंक अबाउट ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे वो? देखो, दे विल बी ऑल्सो एक्सपांडिंग अलोंग विथ मी। बट क्या होगा, एक इसका जो कंस्ट्रेंट ये कहलाता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो अपने आप को वापस से अपनी जगह पे रिस्टोर करना चाहेंगे। सो जब भी यहाँ पे स्लेकनेस खत्म हो जाएगी ना, तो बच्चों हर एक स्ट्रिंग को, आपने बहुत रियल लाइफ में कोई रोप को अगर मैं टाई कर दूं बच्चों, है ना, बिल्कुल टाइटनेस हो जाए, इसमें स्लेकनेस खत्म कर दें, तो बच्चों उसके अंदर अपने आप में एक टेंशन जनरेट हो जाती है। वो टेंशन क्यों होती है? बिकॉज आपने फोर्स लगा रखा है वहां पे। सो ऑब्वियसली यहाँ लिखा हुआ है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे एक रोप हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एक वायर हो सकता है, रोप, रॉड, सब हो सकता है बच्चों। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से हो रहा है। उसके बाद क्या है, इट अराइजेज व्हेन स्ट्रिंग इज पुल्ड। देखो मैंने स्ट्रिंग पे कैसा फोर्स लगाया बच्चों, पुल फोर्स लगाया। अगर स्ट्रिंग को आपने मासलेस मान के रखा है तो स्ट्रिंग इज नॉट पुल्ड। स्ट्रिंग क्या होगी बच्चों, पुल नहीं होगी अगर मासलेस बना रखी है। तो मासलेस का मतलब हो जाता है, ये हमको अज्यूम करके चलना है कि दो तरह की स्ट्रिंग होते हैं। रियल लाइफ में तो बच्चों मास वाली आती है तो उसको बोलते हैं मास, होगा वहां पे तो लिखा हुआ है मासफुल। लेकिन हमारे करिकुलम में मेजर पार्ट में मासलेस स्ट्रिंग आते हैं। मासलेस का मतलब हो जाएगा जो नेट टेंशन है किसी भी जगह पर बच्चों, वो जीरो कहलाता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अभी। और मासफुल होगी तो आपको मास को कंसिडरेशन में लेना होगा। टेंशन इन इट इज जीरो। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रिंग बनी हुई है, मान लो ये फोर्स लगाया, टेंशन लगाया, किसी भी एक पॉइंट पे पड़ेंगे तो उसके उसके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक टेंशन जा रही होगी और राइट में भी टेंशन जा रही होगी। तो कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर जगह पे जो नेट टेंशन आएगा ना बच्चों, वो हो जाता है तुम लोगों का जीरो। द नेट टेंशन इन अ massless string इन अ massless string इज, क्या लिखा है बच्चों, जीरो। ठीक है, एक बात और, जिस पॉइंट से आप स्टडी करते हो, जिस पॉइंट पे आप कंसिडरेशन करना शुरू करते हो, उसके उससे हमेशा अवे लग रहा होता है, एंड इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। तो अपन ये भी लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर दैट जो टेंशन होता है ना बच्चों, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोल रहे हैं या आगे चल के रॉड वगैरह बताऊंगा तो भी आ जाएगा। इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। जिस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो उससे अवे लग रही होती है, द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। कोई प्रॉब्लम? किसी जगह पे नेट टेंशन जीरो कैसे प्रूव करना है आपको, आप यहां पर देखो बच्चों। मान लेते हैं ये अपने पास कोई रेट सपोर्ट है और इससे आपने कोई एक स्ट्रिंग यहां पे लगा रखी है। ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसी है बच्चों? मासलेस। जैसे इस पे कोई आप अगर ब्लॉक को ऐसे हैंग कराते हो तो ब्लॉक के पास क्या होता है, पहली बात बताओ। ब्लॉक के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे जी आ जाता है। तो बच्चों इसके जस्ट ऊपर अपन टेंशन को अगर देखेंगे तो टेंशन लग रही होगी यहाँ पे ऊपर की तरफ, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के स्टडी करोगे ना तो उस पॉइंट से डाउनवर्ड भी टेंशन होगी और उसी पॉइंट से ऊपर भी टेंशन होगी। मतलब सब जगह टेंशन लग रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पढ़ोगे तो नीचे की तरफ टेंशन लग रही होगी। क्यों? हमेशा टेंशन उस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से अवे लगता है। तो फॉर एनी इंस्टेंट द नेट टेंशन एक्टिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। ऊपर वाला और नीचे वाले में से कौन सा कंसिडर करना है ये अपन को क्वेश्चन मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पे बॉडी का मास m ले रखा है मैंने, नीचे कितना फोर्स आ रहा है बच्चों, mg। अगर ये मासलेस है तो इसके पास नेट टेंशन कितना होगा बोलो? किसी पॉइंट पे नेट टेंशन कितना होगा? जीरो होगा। और कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर क्या हो रहा है बॉटम पे, तो बोल दूंगा बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स आया, देखो एफ जी, और उसको काउंटर करने के लिए ऊपर कितना आया,
देखो नीचे कितना फोर्स आया mg, ऊपर कितना हो गया, टेंशन हो गया। तो यहाँ पे टेंशन किसके बराबर हो रहा है बच्चों, mg के बराबर। या ऐसा भी लिख सकते हैं अपन लोग, टेंशन माइनस mg इक्वल टू जीरो। यही तो जीरो बोल रहा हूं मैं, मासलेस होगा तो नेट टेंशन कितना होगा हमेशा, अरे मास्टर्स होगा तो कितना हो जाएगा, नेट टेंशन जीरो हो जाएगा। मैथमेटिकली याद करो बच्चों इसको, ठीक है। किसी पॉइंट पे पढ़ोगे तो ऊपर और डाउनवर्ड में सेम टेंशन जाएगा, इसलिए नेट जीरो हो जाता है। रियल लाइफ में अगर अपन रॉड वॉड कोई लगा देंगे, अगर मान लो ये कोई रॉड लेकर आए तो उस रॉड के पास, बेचारे के पास मास होगा। आपने पॉली बैग वगैरह देखा होगा हमेशा, मान लो ये कोई पॉली बैग है अपने पास, इस तरह के होते हैं ना पॉली बैग अपने पास, है ना, यूं सामान वामान उसमें लेके अपन शॉपिंग वगैरह करते हैं। अगर कोई पैकिंग का डिफेक्ट नहीं है तो हमेशा पॉली बैग कहाँ से फटता है, वो हमेशा अगर हैवी वेट करोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट टूटता है हमेशा। पैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ से, क्यों, क्योंकि इसका खुद का जो मास है वो टेंशन बढ़ता 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन लगती है। वो एग्जांपल यहाँ मैं ले लेता हूँ बच्चों। फर्स्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड बनाया हुआ है ना, वो मासफुल वाला है। ये सिलेबस के थोड़ा बाद में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। मासफुल रॉड यहाँ बना दी है मैंने। मासफुल रॉड का मतलब होता है अगर मैं इस पे कोई मास को कनेक्ट कर देता हूँ तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊंगा ना बच्चों, वैसे वैसे उस रॉड का भी मास काउंट होने लग जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा टेंशन आएगी और ऊपर कम टेंशन आएगी। बात समझ रहे हो। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम टेंशन डाउनवर्ड रहेगा और ऊपर बहुत कम टेंशन जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। नोटिस करना आप लोग, आपका जो बैग होता है वो स्ट्रेप से ही फटता है। कोई चीज अगर अपन खींच रहे होते हैं तो जहां वो जॉइंट होता है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट पे वहीं से फट जाता है वो। तो एनीथिंग वियर टियर अपन लाइफ में देखते हैं, कोई चीज खराब हो रही होती है तो जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन पड़ रही होगी ना वहां पे होता है। ये सारे एग्जांपल रियल लाइफ हैं। बट अभी अपन चैप्टर की शुरुआत में पढ़े तो अपन क्या बोलेंगे, भाई साहब टॉप पे पढ़ लो, मिड पे पढ़ लो, बॉटम में पढ़ लो, सब जगह पे नेट टेंशन कितना होगा, बोलो। इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसी चीजें काम करती हैं। क्लियर। सो वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेंशन का मतलब है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। टेंशन क्यों जनरेट करता है, तो लिखता हूं मैं, इट अराइजेज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, बच्चे लोग, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से स्टार्ट होता है। क्यों भाई, चुपचाप से यहाँ पे मॉलिक्यूल थे हमारे पास, ठीक है, उसको अपन ने पुल कर दिया तो उनको वापस भी जगह पे आना होगा, है ना। हर एक स्प्रिंग होता है, आपके पेन में वो स्प्रिंग वगैरह रखते हो। एवरी बॉडी या एवरी पर्सन, एवरीथिंग यू सी ना, वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आना चाहेगा, रिस्टोर करना चाहेगा। उससे जो फोर्स बनता है उसे अपन टेंशन बोलते हैं। और वाइवा की लैंग्वेज अगर बात करूं तो बस सिंपल सी लाइन में समझ लो, फोर्स इनसाइड अ स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन। तो बच्चों टेंशन का जो डायमेंशन होगा वो भी एग्जैक्टली फोर्स की तरह होगा। टेंशन यहाँ पे लेना नहीं है बिल्कुल भी। ये वो टेंशन नहीं जो अपन को, मतलब स्कूल का सिलेबस और स्कूल टीचर्स तो, है ना, घर में मिल रही होती है। ये सिंपल टेंशन जो मैकेनिकल टेंशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो टेंशन इज अ टाइप ऑफ, बोलो, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों बनता है, इलेक्ट्रो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से बनता है। कहाँ लगेगा, इस पेज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दोनों लिखे हुए हैं। कौन कौन से, एक तो ये हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता है, मतलब स्ट्रिंग के पैरेलल लग रहा होगा। दूसरा, ये हमेशा अवे लगता है जिस पॉइंट पे आप पढ़ रहे हो, या मतलब बॉडी से दूर लगता है। ये लिख देता हूं, बॉडी से दूर लगेगा, ऐसे याद कर लो। और नॉर्मल क्या होता है, बॉडी की तरफ लग रहा होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़े। सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। इसको इन शॉर्ट में ना FBD बोलते हैं। ये आप हजारों बार बनाओगे चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 इन योर 12th स्टैंडर्ड, जहां पे कोई सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। तो लिखा आया, फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल बॉडी और अ सब सिस्टम। और उसको आइसोलेट कर देते हैं अपन उसकी सराउंडिंग से, और उसके ऊपर सारे के सारे फोर्स दिखाते हैं। लेट मी टेल यू क्या कहना चाह रहा है ये। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे घर का टेबल है, टेबल का सरफेस है। बोलो हाँ सर, हो सकता है। मान लीजिए उसमें क्या है, उसके ऊपर हमारे पास कोई फिजिक्स का वॉल्यूम 1 बुक रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। रख सकते हैं या रख सकते हो उसके ऊपर, हेलो बच्चों, ऑल राइट।
तो हम ये देख सकते हैं कि बच्चों डायग्राम के फॉर्म में तो अगर अपन पढ़ने जाएंगे ना इसको, तो वो तो ये बोलेगा भाई साहब एक बुक रखिए वगैरह वगैरह, टेबल है ना। इसमें फोर्स का इंटरेक्शन कैसे पढ़ा सकता है टीचर? मैं आपसे इतना बोल सकता हूँ हार्डली अभी क्लास में कि बच्चों इस बुक का कुछ मास होगा और नीचे की तरफ जा रहा होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट लग रहा होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है वेट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी ये वेट होता है इसका एम इंटू जी, एफ जी नहीं लिखेंगे एम जी बोलेंगे। अब वेट आने से जो उसका सरफेस है बच्चों ये प्रेस हो रहा है यहाँ पे, और नॉर्मल की डेफिनेशन लिखवाई थी अपन ने कि व्हेन वन टू बॉडीज आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, उनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इसको रिपेल करेंगे बच्चों। रिपेल मतलब उसको उतना रिएक्ट मारेंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो पूरी जो कहानी है डायग्राम को, उसको केवल एरो के डायग्राम से बतलाना, उसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। मतलब नीचे की तरफ कौन आ रहा है बच्चों? एम जी। ऊपर कौन जा रहा है जरा बताना। हाँ, तो ऊपर एन बनेगा, नीचे एम जी बनेगा। और ये किताब अपने आप कोई उड़ के तो नहीं चली गई ना, ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर थोड़ी है ये। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो एम जी है उसको काउंटर करके रखा है नॉर्मल ने। आप जब शूज पहन के खड़े होते हो या वॉक करना शुरू करते हो तो आपको अपने पैरों पे फील होता है अपनी बॉडी का वेट, है ना। तो ऐसे मान लो ये अपन हो गए, ये अपने लेग्स हो गए बच्चों। तो हमको हमारे शूज में ना पैरों में फील होता है अपना वेट। कहने का मतलब है जितना भी हमारा एमजी हम अर्थ के सरफेस पे लगाते हैं, अर्थ उतना अपन को रिएक्शन दे रही होती है। ये हो गया तुम्हारा सेकंड डायग्राम। अभी बहुत इजी वाले करवा रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर जो mg होगा वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? n के बराबर। बिना कोई मैथमेटिक्स पढ़े अपन बोल सकते हैं ये बात? तो बोलोगे हाँ सर, और नाइन्थ में पढ़ के आए अपन लोग एक्शन बराबर रिएक्शन वाली कहानियां। तो mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, बात खत्म हो गई अपनी यहाँ तक। तो किसी भी सिचुएशन को एरो से दिखाना, लिखा है ना यहाँ पे, आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एंड शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, दैट्स इट। राइट साइड वाले के लिए बारे में बात करोगे तो भी क्या बोलोगे सर जी, नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, ऊपर की तरफ एन लग रहा है, बात खत्म हो जाती है इतना पढ़ के। कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं। तो ये तो हो गई आसान आसान कहानियां। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा होगा बच्चों, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दी जाएगी। मान लो ये वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है। और आपके पास ना बच्चों एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से कनेक्ट करके हमने किसको रखा हुआ है? किसको रखा हुआ है? एक ब्लॉक को रखा हुआ है। ब्लॉक वहां पे क्या कर रहा है? तो बोलोगे सर राइट साइड में उस पर फोर्स लगाया गया है तब वो वहां पे चला गया। ठीक है, एक स्ट्रिंग से मैंने पहले ब्लॉक को बांध रखा था तो ये फोर्स लगाया। अब कोई बोलेगा भैया इसका एफबीडी बना के दिखाओ, है ना। फर्स्ट सेकंड डायग्राम तो बहुत आसान है, इतना बनाने के लिए पूरा पेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड वाले के लिए पढ़ना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द सिस्टम। बोलो, आइडेंटिफाई द सिस्टम, और उसको अलग कर दो दुनिया जहान से। समझ में आई बात? क्या करना है अपन को? मान लो इसका एफबीडी बनाना है आपको ब्लॉक का, तो ब्लॉक को इस सिस्टम से अलग कर दो। तो मतलब कहने का है ये रहा ब्लॉक बच्चों, उसका नाम एम रख देंगे अपन ना, डॉट से दिखा देंगे उसको। वरना डायग्राम नहीं बनाना होता है, डायग्राम हटा के उसका जो स्केलेटन होता है ना उसकी बात चल रही है। मान लो कोई घर बनता है अपना, तो अपन उसके बाद पहले ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं ना कि यहाँ पे फ्लोर होगा, इतने बाय इतने का घर होगा। तो वो सब बातें जब उसमें अपन कलेक्टिवली घुमा मिला देंगे, उससे बच्चों अपना एक मतलब इसका ब्लूप्रिंट बना रहा हूं मैं। एफबीडी का मतलब होता है बॉडी को फ्री कर दिया अपन ने, फ्री बॉडी डायग्राम, दैट्स इट। सबसे पहले अपन बनाएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 11th के बच्चों सबसे पहले क्या बनाएंगे? नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि यही भूल जाता है बच्चा बनाना। तो इस मास पे जाने अनजाने में कौन फोर्स लगा रहा होगा? तो बोलोगे सर जी एक आदमी है, उसको अपन बोलते हैं अर्थ। क्या लगाएगी अर्थ? बोलो, mg। तो वही mg सबसे पहले आप बनाओ, कि ये बनाना बच्चे भूल ही जाते हैं शुरुआत के दिनों में। बाद में तो उनको याद रहेगा कि नीचे mg लग रहा है। उसके बाद जहां जहां फोर्स लग रहा है वहां वहां बना लो। राइट साइड में क्या लग रहा है? तो बोलोगे सर राइट साइड में फोर्स लग रहा होगा, उसका नाम f हो जाएगा। एक फोर्स और लग रहा है बच्चों यहाँ पे। इफ आई ड्रॉ y एक्सिस लाइक दिस एंड x एक्सिस लाइक दिस, देन देयर इज वेरी मच चांसेस कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टाइटनेस है। तो इस पॉइंट पर बैठ के अगर टेंशन लगाओगे तो बोलोगे सर टेंशन लगाने के दो बुलेट पॉइंट्स होते हैं। मैं पेज टर्न करके पूछता हूँ, टेंशन कहाँ कहाँ लगता है? बोलो, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इन दोनों बातों से क्या समझ में आएगा कि सर टेंशन लग रही होगी पीछे की तरफ। कोई दिक्कत? उस स्ट्रिंग के पैरेलल भी लग रही है और बॉडी से दूर भी लग रही है। तो कहने का मतलब है जो डायग्राम है उसका एफबीडी कैसा बनेगा? ऐसा। फोटो एकदम वैसी लगेगी, बस डायग्राम अलग कर देंगे अपन, तो ये इसका एफबीडी हो जाएगा। और यही बातें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पॉइंट में लिखी हैं कि पहले अपन को सिस्टम को पहचानना है,
उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बनाने हैं, और उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स बनाने हैं, जैसे कि टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, अप्लाइड फोर्स, ये सब बाद में पढ़ते जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे देखो अप्लाइड फोर्स बना दिया सर ने, टेंशन बना दिया, वेट बना दिया, और ये इसको समझने के लिए अपन को एफबीडी आना चाहिए। कोई परेशानी वाली बात? कुछ बुलेट पॉइंट्स याद कर लो बच्चों। आप जब भी एफबीडी ड्रॉ करोगे ना, तो जिस बॉडी को आपने कंसीडर करा है ना, उसके ऊपर लगने वाले दूसरों से फोर्स जो होंगे वो बनेंगे, उसका खुद का फोर्स नहीं बनेगा। इस पे अर्थ ने क्या फोर्स लगाया? mg। एजेंट ने क्या फोर्स लगाया बाहर से? F। ये स्ट्रिंग ने कितना फोर्स लगाया? टेंशन। तो यू जस्ट नीड टू रीड द लाइन, ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच एक्ट्स एट द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में सब काउंट हो जाता है बच्चों, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, अप्लाइड फोर्स वगैरह वगैरह एंड वगैरह। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट डायग्राम तो बहुत इजी है, अपनी कॉपी को समझ लो। सेकंड डायग्राम, आप लोग कभी शूज पहन के स्टैंड अप करते हो तो बच्चों आपको फील क्या होता है? आपको ना अर्थ का रिएक्शन फील होता है, मतलब ज्यादा होगा तो ज्यादा वेट लगेगा, कम होगा तो कम वेट लगेगा। जैसे अपन किसी लिफ्ट में जाके बैठ जाते हैं, या साल में एक दो बार अपने घर के आसपास मेला वगैरह लगता है, तो हम जाते हैं घूमने फिरने, तो जो हमको फील होता है वेट, उसी के तो पैसे पे करते हैं अपन उसको। हल्का होता है, ज्यादा होता है तो मजा आ रहा होता है, डर लग रहा होता है। तो नॉर्मल इज जस्ट द वेट विच द पर्सन फील्स। इट्स नॉट mg दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। उस सरफेस से जो रिएक्शन आ रही है वो मैं फील कर रहा हूँ। राइट नाउ यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग और वॉकिंग, तो आपको जो अर्थ सरफेस से जो शूज पे लग रहा होता है रिएक्शन, वो फील करते हो ना। अपना वेट फील करने के लिए क्या फील करते हो? वेट फील करते हो तो नॉर्मल होता है। तो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg यहां पर आ रहा है मेरा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा बच्चों? तो ये अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम है, इससे बेस कुछ क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाइए। सो इन दिस क्वेश्चन बच्चों, दो स्फीयर्स अज्यूम करने को बोले हैं, ए और बी, उनको प्लेस करा है वर्टिकल वॉल्स के बीच में। इस पे न्यूमेरिकल बनाया जाता है आगे जाके। अभी फिलहाल के लिए बस आप मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता दीजिए कैसे बनेगा। तो उसकी वजह स्टेप्स होते हैं। अगर मान लो मैं पहले वाले को पढ़वाऊँ आप लोगों से, पहले वाले को है ना, तो लेट्स से ये फर्स्ट वाला इंसान हो गया, ठीक है, दिख रहा है ये। अभी मैं आप लोगों को दो स्टेप में बना के दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीजें। ये हो गया, सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले क्या लग रहा होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे होते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। तो उसका नाम क्या होता है बोलो? mg लग रहा होता है। उसके बाद देखो वो कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर रहा होगा, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर रहा होगा, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर रहा होगा। एम आई राइट? हाँ ना बोलो। और ये वाला पॉइंट भी टच हो रहा है तो एक कॉन्टैक्ट बच्चों यहाँ पे 4 हो रहा है। तो ए वाले के बारे में बात करें अगर अपन, तो ए वाला 3 जगह कॉन्टैक्ट कर रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे। आप सबको पता है कि नॉर्मल हमेशा दोनों डायरेक्शन में बनती है। मान लो 1 पे कॉन्टैक्ट हुआ है ना बच्चों, तो इधर पे भी नॉर्मल बन रही होगी और इधर पे नॉर्मल बन रही होगी। सेकंड पे बनेगा तो ऊपर बन रहा होगा, नीचे वाला नॉर्मल बन रहा होगा। थर्ड पे बना होगा तो उधर नॉर्मल बन रही होगी और यहाँ नॉर्मल बन रही होगी। फोर्थ पे बना होगा तो राइट में ही बन रही होगी और लेफ्ट में बन रही होगी। अब डाउट आता है कि हम कौन सा चूज करें, क्योंकि आपने पढ़ा है 9th-10th में कि कभी कोई फोर्स जिंदगी में अकेला नहीं लगता, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन पेयर। तो इस पॉइंट पे नेट नॉर्मल तो वो तो 0 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे भी n1 बनेगा, राइट साइड पे भी बच्चों n1 बनेगा। आप कौन सा यूज करोगे? आप वो यूज करोगे जो वॉल ने स्फीयर्स पे लगाया है, दूसरे लोग जो लगाते हैं हमारे ऊपर। तो इसका एक शॉर्टकट है क्या, कि जो नॉर्मल होता है ना, वो हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा टूवर्ड्स द बॉडी होगा, या टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा, या टूवर्ड्स द सिस्टम होगा। बात खत्म। तो ऑलरेडी आप ए पे जाके बैठ जाओ, कौन कौन सा नॉर्मल लग रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ। एक n1 से लग रहा होगा, एक n2 लग रहा होगा, और एक क्या लग रहा होगा? n3 लग रहा होगा। अगर इतना बन गया अपन से डायग्राम, तो अपन को गलती नहीं हो सकती पेपर में। n1 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है n2, और यहाँ क्या लिखा है बच्चों लोग n3। अब क्या करोगे आप? अब इसका एक्चुअल एफबीडी बनाओगे। एफबीडी बच्चों, जो फोर्स जहां जा रहा है उसको जाने देते हैं। हिंदी में कहावत नहीं है कि भाई इसको से कुछ काम करें, रोक नहीं सकते, इसको जो करना है तो वो करके ही रहेगा। तो वैसे ये जो 4 फोर्स है, इनको जो जहां जा रहा है वहां जाने दो। n1 बच्चों राइट साइड जा रहा है तो उसको राइट साइड जाने दो। mg नीचे जा रहा है तो उसको नीचे जाने दो भाई। n3 को देखो कहां लग रहा है वो, n3 इज लुकिंग लाइक दिस, और n2 लग रहा है बच्चों ऊपर की तरफ। तो आप इन दोनों में से कोई भी डायग्राम पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। n1 यहाँ बना दिया मैंने, mg नीचे हो गया, n2 का आइटम ऊपर हो गया, और यहाँ पे n3 हो गया।
कई बच्चे डाउट क्रिएट कर दे कि N2 यहाँ पे बॉटम पे बना है, यहाँ पे टॉप पे बना है। अरे भाई उसका एरो देख लो ना। और वेक्टर में अपन उसको रोटेट नहीं कर सकते, डिस्प्लेस तो कर ही सकते हैं ना। सो ये होता है बच्चों एक्सेप्टेबल एफबीडी, लेकिन यहाँ मार्क्स नहीं काटे जाएंगे अगर एग्जाम में इतने भी करके आ गए तो। डाउट तो नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बी वाले को देखता हूं ना, तो बी वाला ऐसा बनेगा बच्चों, ये वाला बी तुम्हारा है ना। तो बी वाले पे सबसे पहले ना मदर अर्थ फोर्स लगाएगी। कौन सा फोर्स होता है वो? बोलोगे सर जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर? और नाउ लेट्स सी कहाँ कहाँ कांटेक्ट करा उसने, थर्ड पे और फोर्थ पे। तो थर्ड वाला सरफेस ही यहाँ पे ब्लफ कर रहा है। ए वाले के लिए वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और बी वाले के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। बात समझे आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो N3 का डायरेक्शन यहाँ पलट के लगेगा, N4 यहाँ पे ऐसे लगेगा। फिर इसका आप क्या करोगे, एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओगे। ये बी बॉडी को पॉइंट से दिखा दिया। मुझे बताओ mg कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। N4 कहाँ लगेगा बच्चों? और N3 कहाँ लगेगा? और ये ऊपर की तरफ है ना। तो ऐसे आप स्टडी करोगे ना तो हमारे सबके लिए बेनिफिशियल है। ये हो गया mg, इसको बोल देना N4, इसको बोल देना आप लोग N3। दैट्स इट। इतना जल्दी समझ गए? अभी एंगल कितने आ रहे हैं उसका छोड़ो, मैं आगे कराऊंगा ये, लेकिन प्लस देखो कि डायरेक्शन क्या है। उसके लिए है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरफेस या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, और दूसरा टूवर्ड्स द बॉडी। कोई परेशानी? नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है कि तीन एफबीडी, तीन अपने पास ट्रायंगुलर ब्लॉक्स हैं, मास उनके m है, तो अरेंज रखा हुआ है। एफबीडी बनाना आपको एबीसी का। बच्चों मैं एफबीडी 1 का बना देता हूँ, फर्स्ट वाले ब्लॉक का है ना, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ब्लॉक को। सबसे पहला फोर्स कौन सा लगेगा? तो बोलोगे सर जी एक तो mg लगता है, बिना बात के लग जाता है ये तो। उसके बाद आप देखो इसको कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो एक तो f से कॉन्टेक्ट करा इसने, करा ना, तो f बच्चों ऐसे बनेगा, ठीक, उसका नाम f रख लेना। दूसरा कहाँ कॉन्टेक्ट करा उसने? बॉटम पे कॉन्टेक्ट करा होगा एक, और ये बॉटम पे कॉन्टेक्ट जो है, और ये जो सरफेस आपको दिख रही है इससे परपेंडिकुलर एक फोर्स बन रहा होगा ना, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है। तो उससे बच्चों नॉर्मल दोनों साइड बनेगी, इधर भी बनेगी इधर भी बनेगी। तो अपन को कौन सा चूज करना है? तो बोलोगे सर जी आपने अभी बताया था कि बॉडी की तरफ जो नॉर्मल लगती है वो वाला चूज किया जाता है, ठीक है? हाँ या ना बोलो। यहाँ उसका नाम रख दो आप लोग, है ना, यहाँ उसका नाम रख दो। जैसे मान लो इस सरफेस का नाम 1 हो गया और इस वाले का नाम 2 रख देना आप लोग, तो दोनों साइड 2 और 2 लग जाएगा, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है N1। कोई दिक्कत? इसको ढंग से बना लो। राइट साइड में फोर्स जा रहा है, mg कहाँ जा रहा है? नीचे। और N1 कहाँ जा रहा है? मैं आपको दोनों में से कोई भी अगर एक सीख गए बनाना तो वो दोनों के दोनों मतलब अपना काम चल जाया करेगा, है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना स्टूडेंट्स? इसका बी और सी खुद से कंप्लीट कर लेना, आगे बढ़ते हैं अपन। सो लेट्स डिस्कस अ वेरी सिंपल टॉपिक बच्चों। एक टॉपिक अपन ने प्रीवियसली पढ़ा हुआ होता है जूनियर क्लासेस में। ये लिखा हुआ है मोमेंटम। स्मॉल वाले पी से देखते हैं बच्चों, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ऑब्वियसली ये कितना मोशन होगा किसी बॉडी के पास वो बताता है बच्चों, ठीक है? सो इट इज द टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। कितना टोटल मोशन कंटेन्ड है बॉडी का बच्चों, ये वो बतलाता है। द सेकेंड थिंग, मान लीजिए कि कोई भी एक सरफेस है, राइट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है ही नहीं तो हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी 0, है ना। बट अगर ये मोशन कर रहा है बच्चों तो इसके पास कुछ ना कुछ v रहेगा और ये m रहेगा, मतलब ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों यहाँ पर? डिपेंडेंट कहलाएंगे मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम डिपेंड करता है या वेलोसिटी, चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो, और बच्चों मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। थ्योरी में ऐसा लिखते हैं, इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ बोलो मास एंड वेलोसिटी। जूनियर क्लास से इतना अपन को पता होता है, बस इसका डायमेंशन और बतला दो मुझे कितना हो जाएगा। मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी का हो जाएगा बच्चों LT-1, है ना। ये कुछ बातें ऐसी हैं, या ध्यान रखना है, और ये हमेशा वेक्टर होता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक बात और बच्चों, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फॉर्मूला ना वन कैन से दैट जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, या वेलोसिटी ज्यादा करोगे तो मोमेंटम ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके टोटल 3 रिलेशंस पढ़ने होते हैं। मैं आपको तीनों के तीन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अपना आगे काम आसान हो जाए। तो ये रहा बच्चों अपना पहला रिलेशन, दूसरा भी यहाँ पढ़ लेंगे अपन। ये ग्राफ बतलाने के लिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, अदरवाइज ये तो अपन को जूनियर क्लास से पता ही होता है कि मोमेंटम का मतलब क्या है। Think about a situation that in the first condition your mass becomes constant। क्या हो जाए, मास हो जाएगा तो कौन किस पे डिपेंड करेगा? हाँ ना बोलो, समझ में आया क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। लिखना पड़ेगा अपन को मास बराबर, मान लो अपनी गाड़ी का अपना व्हीकल है, उसका मास तो फिक्स होता है। जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम बढ़ेगा, और बढ़ाओगे तो मुंह तुड़वा के घर बैठ जाओगे। वैसे ही ये काम है सिंपल, यहाँ पे वी लिखा और पी लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर कोई बोलता है कि वेलोसिटी कोई कांस्टेंट कर दिया भाई, सेकेंड केस में मास इनटू वेलोसिटी में वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, तो जितना ज्यादा बॉडी का मास बढ़ेगा उतना ज्यादा मोमेंटम भी बढ़ेगा, ये अपन कह सकते हैं। अब बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया कि मास बढ़ सकता है। तो थिंक अबाउट अ बॉडी, जैसे मान लो कोई जेट स्ट्रीम होता है, या कोई पेट्रोल पंप का टैंकर होता है, पेट्रोल पंप का टैंकर बोल रहा हूँ, पेट्रोल का टैंकर जो होता है, या कोई रॉकेट का फ्यूल होता है जो मास उसका कम ज्यादा होता रहता है ना। फ्यूल बर्स्ट होता है तो टोटल मास में फर्क पड़ता है। तो अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से पुश कर रहे हैं अपन तो मास बढ़ता जाएगा, तो मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। थर्ड केस में आपको कोई क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों जहां मोमेंटम को ही कांस्टेंट करना पड़ेगा अपन को। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो m इंटू वी हो जाएगा कांस्टेंट, तो मास इनवर्सली चला जाएगा बच्चों वेलोसिटी से। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर एक जगह m लिखा है एक जगह v लिखा है तो इनवर्सली ग्राफ हमेशा बच्चों इस तरह बनता है। मैथमेटिक्स में इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या बोलोगे आप लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये थोड़ा हल्का सा ऐसा रहता है। ये कहने का मतलब है प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि प्रोडक्ट कैसे कांस्टेंट करा रहे हैं अपन यहाँ पे, तो कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लो, ये दोनों के दोनों, और उन दोनों पॉइंट पे अगर अपन मान लो फर्स्ट पॉइंट पे मास और वेलोसिटी चेक करेंगे तो ये हो जाएगा मास m1, ये हो जाएगा v1। सेकंड वाले पॉइंट पे भी अपन चेक कर कराते हैं तो मास कितना हो जाएगा बच्चों m2, ये कितना हो जाएगा v2। तो मेरे कहने का मतलब है m1 v1 बराबर किसके आएगा? क्लियर हुआ इतना? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वही मोमेंटम बना रहा है। तो पेपर में 3 ग्राफ आ सकते हैं, ये 3 पॉसिबल ग्राफ्स हैं अगर मोमेंटम पे क्वेश्चन आती है तो। कोई प्रॉब्लम? मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का होता है, उसको ऐसे लिखते हैं बच्चों नोट्स बनाते वक्त, मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का होता है। ये याद रखो। याद रखने वाली बात क्या है, पता होगा ना, अपन कहीं गाड़ी चलाकर जा रहे होते तो जहां अपना मोमेंटम होगा वहीं वेलोसिटी होगी, बात खत्म। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अरे हाँ ना बोलो भाई।